नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं थिएटरों की जगह सीधे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई गुलाबो सिताबो के बारे में। शुजीत सरकार के इस सोशल सटायर में कई छोटी और बड़ी खासियतें हैं जो दिल लुभाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से स्क्रीन प्ले की कुछ बड़ी कमियां हैं जो कि गुलाबो सिताबो को अक्टूबर और पीकू के स्तर की आला तरीन फिल्म नहीं बनने देती। गुलाबो सिताबो असल में एक लोक कथा के दो किरदार हैं जो आपस में खूब लड़ते हैं और कठपुतलियों के माध्यम से इनकी कहानी दशकों से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुनाई जाती रही है। शुजीत सरकार उसी लोक कथा को रूपक के तौर पर अपनी फिल्म में इस्तेमाल करते हैं और एक हवेली के लिए आपस में बेइंतहा लड़ने वाले अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के किरदारों के माध्यम से लोभ लालच यानी कि ग्रीड पर एक सोशल सटायर कहने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म की लेखिका जूही चतुर्वेदी लखनऊ शहर की रहने वाली हैं और फिल्म देखते हुए आपके सामने पुराना लखनऊ लगभग जीवित हो उठता है। उसके गुजरे जमाने में रहने वाले किराएदार और मकान मालिक, उसकी जर्जर हवेली और आपस में जुड़ी छतें जहां शाम की चाय पी जाती है, आम से बेहद प्यार करने वाले हर उम्र के बाशिंदे और खालिस लखनवी अंदाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने में आगे रहने वाले किरदार। एक तरह से देखा जाए तो जूही चतुर्वेदी और शुजीत सरकार ने बेहद कुशलता के साथ अपने किरदारों और एक हवेली की मार्फत वक्त में ठहरा हुआ लखनऊ क्रिएट किया है। फिल्म की कहानी भले ही आज की है, लेकिन इसमें आज भी 30 और 70 रुपए देने वाले किराएदार हैं और 500 रुपए किराया मिलना इतनी बड़ी बात है कि इतना किराया मिलने की संभावना पर ही बच्चन साहब का किरदार गश खाकर नीचे गिर जाता है। 100 बातों की एक बात, ये जो दुनिया गुलाबो सिताबो में शुजीत सरकार और जूही चतुर्वेदी ने मिलकर रची है वो बाकमाल है और सिर्फ उसका लुत्फ लेने के लिए आप गुलाबो सिताबो को एक से ज्यादा बार देख सकते हैं। फिर बात आती है उन किरदारों की जो पुराने वक्त की महक रखने वाली इस दुनिया को सजाते हैं और उनकी वजह से ही ये दुनिया हमारे दिल के करीब आ पाती है। 90 से ऊपर की बेगम जिन्हें भूलने की बीमारी है और जब तब वे बेवजह जवाहरलाल नेहरू को याद करती हैं। हालांकि उनकी इस आदत के बहाने लेखक निर्देशक उस मौजूदा पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर तंज कसते हैं जिसमें बात बिना बात जवाहरलाल नेहरू को घसीट लिया जाता है। फिर एक क्रिश्चियन वकील की भूमिका में ब्रिजेंद्र काला हैं जो कि मिर्जा के वकील बने हैं और हवेली उनके नाम कराने के लिए उनकी मदद करते हैं। एक मुस्लिम लड़की है जो हिंदू नायक से प्यार करती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसके साथ प्रसाद खाती है। गुलाबो सिताबो देखते हुए आप गौर कीजिएगा कि यह फिल्म हिंदू मुस्लिम ईसाई किरदारों के बीच नेविगेट करते हुए बिना कुछ कहे सोशल हार्मनी की बात कर जाती है और एक ऐसी दुनिया रच देती है जिसमें धर्म मुख्य पहचान नहीं बनता। आज के उन्मादी दौर में ऐसा सामाजिक संदेश देना जहां सब मिलजुल कर साथ रहते हैं, कसम से दिल को छू जाता है। बहरहाल मिर्जा और बांके नाम के किरदारों के रूप में इस फिल्म के पास अपने गुलाबो सिताबो हैं जो आपस में बेइंतहा लड़ते हैं और दोनों की ख्वाहिश 100 साल पुरानी हवेली को हथियाने की होती है। बाकी यहाँ बरसों पुराना किराएदार है जो हवेली हड़पने की चाहत रखता है ताकि उसकी गरीब जिंदगी थोड़ी बहुत सुधर सके और उसकी प्रेमिका उसे स्वीकार सके। वही मिर्जा हवेली की मालकिन बेगम के पति हैं और हैं वे भी बाके जितने ही गरीब, लेकिन हवेली से उतना प्यार करते हैं जितना न आम से न अपनी बेगम से। यहां मैं ये अलग से कहना चाहूंगा कि लगभग 80 साल का मिर्जा जिस शिद्दत से अपनी हवेली से मोहब्बत करता है, यानी कि एक निर्जीव मटेरियलिस्टिक चीज से, वो स्ट्रॉन्ग इमोशन विशाल भारद्वाज की ब्लू अम्ब्रेला की बहुत याद दिलाता है। गुलाबो सिताबो से पहले की यही एक फिल्म मुझे याद आ रही है जिसने एक निर्जीव चीज के प्रति मुख्य नायक के एडिक्शन को बेहद बेहतरीन अंदाज में चित्रित किया था। पंकज कपूर का पात्र उस फिल्म में एक रंग बिरंगी छतरी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और उसे पाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। सुनने में ये कहानी काफी अविश्वसनीय लगती है, अनसिनेमैटिक है, क्योंकि एक अम्ब्रेला से प्यार करने की कहानी को आखिर आप कैसे सिनेमा में पेश करेंगे, लेकिन पंकज कपूर के अविश्वसनीय अभिनय ने यह मुमकिन बनाया और जो शिद्दत उन्होंने ब्लू अम्ब्रेला में एक छतरी के लिए दिखाई, कुछ वैसी ही शिद्दत बच्चन साहब एक हवेली के लिए गुलाबो सिताबो में दिखाते हुए नजर आते हैं।
ठीक यहीं पर यह बात भी आ जाती है कि विशाल भारद्वाज ने जिस निर्देशकीय कौशल के साथ ऐसे ऑब्सेशन और एडिक्शन को ब्लू अम्ब्रेला में चित्रित किया था, शुजीत सरकार गुलाबो सिताबों में वैसा कुछ नायाब करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं। बेहतरीन दुनिया रचने और कई उम्दा किरदार गढ़ने के बावजूद उनकी फिल्म का स्क्रीन प्ले इन विशेषताओं के साथ न्याय नहीं कर पाता और आखिर में सिर्फ कुछ हिस्से ही गुलाबो सिताबों के यादगार रह पाते हैं। संपूर्णता में पूरी फिल्म एक यादगार अनुभव नहीं बन पाती। गुलाबो सिताबों की शुरुआत बेहद उम्दा है और उसका अंत भी उस शुरुआत को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही बेहद उम्दा है। लेकिन एक बार जब ये फिल्म अपने किरदारों और उनकी दुनिया को शुरुआती 20-30 मिनट में एस्टैब्लिश कर देती है, तो उसके बाद उनकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कोई दिलचस्प स्क्रीन प्ले नहीं होता है। एक हवेली को हासिल करने के लिए तमाम किरदार जो जतन करते हैं वही इस फिल्म की मुख्य कहानी है और इस कहानी में कोई नयापन, कोई पैनापन नहीं है। जबकि लेखिका जूही चतुर्वेदी की यही खासियत रही है कि अनूठे परिवेश और दिलचस्प किरदारों को एस्टैब्लिश करने के बाद फिल्में जिस यात्रा पर निकलती हैं, वही यात्रा पीकू, अक्टूबर और विक्की डोनर जैसी उनकी फिल्मों को यादगार बना चुकी हैं। गुलाबो सिताबों में बच्चन, आयुष्मान, ब्रिजेंद्र काला, विजय राज और सृष्टि श्रीवास्तव के किरदारों के माध्यम से जो हवेली के इर्द गिर्द पीपली लाइव टाइप का ड्रामा खेला जाता है, वो धीरे धीरे बेहद नीरस होता चलता है। कई दृश्य तो पटकथा में कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, चाहे वो विजयराज का एक लॉज वाला दृश्य हो या जमीन को गहरे तक खोद डालने वाला दृश्य। और ऐसे में हवेली को हासिल करने के लिए किए जा रहे सारे जतन धीरे धीरे बेहद रिपीटेटिव होने लग जाते हैं। जो हास्य, जो ह्यूमर फिल्म के शुरुआती हिस्से में बेहद असरदार मौजूदगी रखता है, वो भी फिल्म के सेकंड एक्ट में बैकग्राउंड में चला जाता है और थर्ड एक्ट में जाकर ही जोरदार वापसी करता है। यहाँ तक कि बांके और मिर्जा के बीच की जो बदकही है, जो कि फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो तक फिल्म के बीच वाले हिस्से यानी कि सेकंड एक्ट में काफी सीमित हो जाता है। 100 बात की एक बात, शुजीत सरकार की पिछली हर फिल्म की खासियत अगर उनकी निराली पटकथा रही है, तो गुलाबो सिताबों की सबसे बड़ी कमी पटकथा ही सिद्ध होती है। अगर फिल्म का बीच वाला लंबा हिस्सा भी उतना ही उम्दा होता जितना शुरुआत और अंत है, तो ये फिल्म शर्तिया पीकू के स्तर की लाजवाब और यादगार फिल्म बनती। अभिनय की बात करें तो ये फिल्म अंत तक दर्शनीय अपने कलाकारों के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से रहती है। आपको याद होगा, स्वदेश फिल्म में एक बेहद यादगार संवाद था, अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ का मुकद्दर होता है। इसे जिस अदाकारा ने उस फिल्म में अमर संवाद बनाया था, वही फारूक जफर साहिबा गुलाबो सिताबों में 90 पार की बेगम बनी है और उनका रोल देखकर आपको शर्तिया मजा आने वाला है। दूसरी तरफ ब्रिजेंद्र काला छोटे छोटे दृश्यों को भी अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं से हमेशा की तरह दिलचस्प बनाते चलते हैं। आयुष्मान की छोटी बहन के रोल में सृष्टि श्रीवास्तव दमदार काम करती हैं और एक अनजान परफॉर्मर होने के बावजूद तमाम स्थापित कलाकारों के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती हैं। विजयराज हमेशा की तरह अतरंगी अंदाज में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले सरकारी मुलाजिम की भूमिका अदा करते हैं, लेकिन खास असरदार साबित नहीं हो पाते और अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस को ही दोबारा रिपीट करते हुए मालूम होते हैं। उनके फिल्म में होने से मुझे डेढ़ इश्किया भी न जाने क्यों याद आ गई। उस फिल्म में भी एक पुरानी हवेली और उसकी गरीब होती जा रही बेगम की कहानी थी और बेगम को रिझाने निकले एक किरदार के तौर पर विजयराज ने शानदार काम किया था। खैर, विजयराज की तरह ही कुछ हद तक आयुष्मान खुराना का काम भी इस फिल्म में रिपीटेटिव ही लगता है। दम लगा के हईशा और अपने कुछ पुराने यूपी बेस्ड किरदारों के आसपास का ही अभिनय वे यहाँ पर करते हैं और उन्होंने किरदार को हल्की सी तुतलाहट देकर अलग बनाने की कोशिश भले ही की है, लेकिन उससे कोई खास अंतर पैदा नहीं हो पाया है। उनके किरदार बाके में वो गहराई भी नहीं है जो बच्चन के किरदार मिर्जा को दी गई है और शायद ये फिल्म उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लालच में स्वीकारी है। यहाँ ये कहना जरूरी है कि उनके अभिनय में वैसे कोई खामी नहीं है। बच्चन के साथ उनकी जुगलबंदी खूब फपती भी है और दिल को छूती भी है। कई दृश्यों में वे अपनी बेबसी और कम पढ़े लिखे होने को जिस तरह व्यक्त करते हैं वो कमाल है। बस शिकायत यह है कि उनका रोल एक तो बच्चन के बराबर होना चाहिए था और दूसरा उसे उन्हें ऐसे अभिनीत करना चाहिए था कि उनकी ही पुरानी परफॉर्मेंसेस की याद बिल्कुल ना आए।
आखिर में बात बच्चन की, जिन्होंने एक बार फिर साबित किया कि अभिनय की बात आने पर वे सबके बाप हैं। जब जब उन्हें एक अच्छा लिखा रोल और उम्दा निर्देशक मिलेंगे, वे दर्शकों को अभिभूत करते चलेंगे। गुलाबो सिताबों में भले ही उनकी नकली नाक कुछ ज्यादा ही नकली लगती है, कई दृश्यों में आप उन्हें झुककर चलने की जगह सीधी कमर के साथ चलते हुए भी पाते हैं। लेकिन इन कमियों को आप खुद ही नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि जिस तैयारी के साथ उन्होंने मिर्जा के किरदार को जीवंत किया है, वो 77 साल के इस महानायक के अभिनय के प्रति महासमर्पण को ही दर्शाता है। इतनी झुकी हुई कमर की 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ऐसी बदली हुई बूढ़ी आवाज कि हवेली के प्रति उनके प्रेम को जग जाहिर कर दे, फटी हुई चप्पल से बाहर आती फटी हुई एड़ियां जो उम्र का हिसाब दे जाएं, और शरीर की ऐसी कंपन कि आपको बुढ़ापे के आखिरी छोर की जिंदगी का पूरा नाक नक्शा दिखा दे। बच्चन साहब ने मिर्जा के किरदार के लिए जो बेहद मुश्किल फिजिकल एक्टिंग इस उम्र में की है, वो अविश्वसनीय है। अगर ये फिल्म वक्त का इम्तिहान पास कर आगे भी देखी जाती रही, पसंद की जाती रही, तो मानकर चलिए कि उसका ज्यादातर श्रेय बच्चन के रचे किरदार मिर्जा को जाएगा। मेरी तरफ से उम्मीद पर खरी नहीं उतरने के बावजूद एक बार देखी जाने वाली गुलाबो सिताबों को 3 स्टार। इस फिल्म में शांतनु मोइत्रा का थीम म्यूजिक भी बड़ा ही प्यारा है। आखिरी हिस्से में बच्चन साहब का अभिनय आपको उदासी से भर देता है, और जो फिल्म शुरुआत से कहना चाहती है उसे बड़े कायदे से अपने आखिरी हिस्से में कहने में सफल भी रहती है। गुलाबो सिताबों को देखिएगा जरूर। उम्मीद पर खरी नहीं उतरने के बावजूद इसमें कई सारे खूबसूरत छोटे बड़े मोमेंट्स हैं, जिन्हें आप कई दिनों तक यादों में सहेज कर रखेंगे। धन्यवाद।